Good morning, students. Hope you all are fine and doing well. Today is your SST class, and today we start Part B History, Lesson 1 What, Where, and How. So, please, all of you, open your SST book, page number 69, Part B History, Lesson 1 What, Where, and How. Let us start. हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। सब्जेक्ट टॉपिक शुरू करने से पहले ये बताइए कि आप सबको क्या लगता है हिस्ट्री क्या चीज़ है। हिस्ट्री अगर हम बहुत इजी वर्ड्स में समझें तो हिस्ट्री का मीनिंग है पास्ट, यानी कि हमसे पहले क्या हुआ। हर किसी को क्यूरियोसिटी होती कि हमारी लाइफ से पहले की लाइफ कैसे थी। अगर आपके घर में बड़ी बुज़ुर्ग लोग हैं, आपके दादी दादा नानी नाना या और भी गांव में लोग, तो अगर आपने कभी उनसे बात की होगी तो वो लोग अपने समय की बातें आपको बताते होंगे, या आप उनके पास कुछ पुराने लेटर्स होंगी, पुरानी फ़ोटोग्राफ्स होंगी, जिनको देख के आप लोग उस टाइम के उनके रहन सहन के बारे में जानकारी लेते होंगे। और आप लोग कभी ये भी सोचते हैं कि तब के टाइम की फ़ोटोग्राफ्स में और आज के टाइम की चीज़ों में कितना डिफरेंस आ गया है। तो ये जो फ़ोटोग्राफ्स हैं या जो आपके दादी नानी इस तरह के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो आपको बातें शेयर करती हैं, ये सब भी एक तरह से हिस्ट्री का पार्ट है। तो जब लाइफ स्टार्ट हुई अर्थ पर, तो तब से लेकर आज तक के लोगों में किस तरह से इवोल्यूशन हुआ, किस तरह के चेंजेस हुए, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में रिकॉर्ड की जाती हैं। तो हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग हिस्ट्रो मतलब नोन दिस। हिस्ट्री का मीनिंग होता है जानकारी, जानो, इसके बारे में जानो, ये इसका मीनिंग होता है। और ये ग्रीक हिस्टोरियन थे जिनका नाम हेरोडोटस था। इनको हम फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ये ग्रीक हिस्टोरियन थे। स्पेलिंग HERODOTUS, Herodotus. Man has been constantly evolving in his lifestyle from the caves to the modern skyscraper, malls, building etc. हम लोग आदि मानव के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अर्ली मैन, तो वो कहाँ केव्स में रहता था, फॉरेस्ट में रहता था। तो वहाँ से लेकर आज आप लोग मॉल्स देख रहे हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स देख रहे हैं। तो कितने सारे चेंजेस हुए हैं। As we see people and things around us, we find a number of changes have been taking place. Even have taken place that changes the course of human history. और ये सब changes जो है वो human history की वजह से change होते आए हैं। तो हिस्ट्री आप कैसे स्टडी कर सकते हैं? तो हिस्ट्री को स्टडी के लिए 2 टाइप्स में या 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में। Today, history is not only study of dates and events, but it is also include many aspects of life. So, the 2 broad divisions under which history is commonly studied are prehistory and history. ठीक है, तो 2 मेन कैटेगरीज हैं इनकी। फर्स्ट इज प्री-हिस्ट्री एंड सेकेंड इज हिस्ट्री। प्री-हिस्ट्री, अब प्री-हिस्ट्री क्या चीज़ है समझिए। हिस्ट्री का मीनिंग इतिहास, और प्री का मतलब पहले का, यानी कि इतिहास से पहले का भी इतिहास क्या था। तो प्री हिस्ट्री वॉज द पीरियड मच बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, हैंस देयर वर नो रिटन रिकॉर्ड। इट इज़ रिफर टू एज द स्टोन एज। तो प्री हिस्ट्री क्या है? प्री हिस्ट्री उस टाइम के पीरियड्स को कहते हैं जब राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, यानी कि जब किसी को लिखना नहीं आता था, जब किसी को लैंग्वेज नहीं पता थी। उस टाइम के जो लोग थे, जब उनको लिखना नहीं आता था, लैंग्वेज नहीं पता थी, और हमारे पास उस टाइम का कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम के लोग कैसे करते थे? अगर क्या बात नहीं करते होंगे, तो इशारे करते थे, यानी कि साइन लैंग्वेज यूज़ करते थे, या वो स्टोन की हेल्प से, पत्थरों की हेल्प से अपनी बात को लिख के एक दूसरे को बताया करते थे। तो इसलिए हम उस प्री हिस्ट्री एज को स्टोन एज भी कहते हैं, प्री हिस्ट्री। ठीक है, देयर इज़ वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट द अर्ली स्टोन एज विच करस्पॉन्ड्स द पीरियड्स रफली to 2 million to 12,000 years ago. 2 मिलियन से पहले
जो अर्ली स्टोन एज थी उसके बारे में हमको बहुत कम जानकारी प्राप्त है। टू इस्टेब्लिश समथिंग अबाउट स्टोन एज, प्री हिस्ट्री आर्कियोलॉजिस्ट dig deep into the earth and unearth the remains of the past. Their physical remains such as pots, jewelry, tools, coins, bones etc. help them in reconstructing the past. उस टाइम पे लोगों के पास जब रिटर्न डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिला, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है, आर्कियोलॉजिस्ट मतलब ऐसे लोग, पुरातत्ववेत्ता, आर्कियोलॉजिस्ट का हिंदी मीनिंग होता है पुरातत्ववेत्ता। ये पूरा एक डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। ये हमारे यहाँ हेल्प करता है किसी भी जगह की खुदाई करके, और वहाँ पे देखते हैं अगर वहाँ ज़मीन के नीचे से कोई पॉट्स उनको मिल जाए या ज्वेलरी मिल जाए, कोई बर्तन मिल जाए, कोई उनके औजार टूल्स मिल जाएं, तो उनके हेल्प से उनके उस टाइम के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। द मिडिल स्टोन एज। The new Stone Age began around 10,000 years ago and ended with the age of the metals. ये 10,000 साल पहले ये एज शुरू हुई, और evidence of the Middle Stone Age have been discovered in northeastern Africa and southwestern Asia. Bow and arrow were invented in this age. आपको नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका या साउथ वेस्ट एशिया में इस एज के बारे में खोजा गया है। इस एज में ही, यानी कि मिडिल स्टोन एज में ही धनुष और बाण का इन्वेंट किया गया था, बनाए गए थे। ड्यूरिंग इन दिस पीरियड मैन स्टार्ट मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स। द टूल्स मिक्रोट्रीव्स कॉल्ड वर स्मॉलर, शार्पर एंड मोर इफिशिएंट। और इन्होंने छोटे छोटे टूल्स बनाना सीख लिए थे जो बहुत ही छोटे हुआ करते थे, शार्प होते थे और बहुत ही इफ़ेक्टिव होते थे। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ मेकिंग स्टोन एज टूल्स। अब ये किस तरह से अपने टूल्स को बनाते थे, तो इसके लिए इनके पास दो टेक्नोलॉजीज़ थी। फर्स्ट था यूजिंग द फर्स्ट टेक्निक्स द फ्लिंट कुड बी शेप्ड बाय स्ट्रिकिंग ऑन इट एंड अदर स्टोन टू मेक शेप्ड इट साइड फॉर यूजिंग लाइक अ वेपन। यहाँ पे क्या करते थे, ये एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे मारते थे और उसको शेप दे के अपने हथियार के रूप में उसको यूज़ करते थे। इस टेक्निक्स को हम स्टोन ऑन स्टोन कहते थे, मतलब एक पत्थर से दूसरे पत्थर को मार के शेप देना और उसके बाद अपना काम करना था। और सेकंड टेक्निक्स क्या थी, यूजिंग द अदर टेक्निक्स वन स्टोन हैज़ यूज लाइक अ हैमर। तो उसमें क्या था कि एक पत्थर को वो हैमर यानी कि हथौड़े के जैसे यूज़ करते थे, और दूसरे पत्थर को, कोई बोन को या किसी दूसरे पत्थर को, उसको फ्लैक करके रिमूव करते थे। इस हम टेक्निक्स को प्रेशर फ्लैकिंग कहते थे। द पीरियड्स ऑफ अबाउट 5500 years ago was known as the Bronze Age. This period was the next step towards civilization processes of man. The remains of this period have been located in Mesopotamia and Egypt. उसके बाद ये पत्थरों के बाद नेक्स्ट एज आती है ब्राउन्स एज, जो कि 5500 साल पहले आई थी। और इस एज के बारे में एविडेंस जो है वो हमको मेसोपोटामिया और इजिप्ट यानी कि मिस्र में मिलते हैं। In the Bronze Age, a man started sampling of ores and began to make implement from metals. उन्होंने जब ब्रॉन्ज यानी कि ब्रॉन्ज का मतलब तांबा या कांच से, इसके बारे में जब उनको पता चल गया तो उन्होंने कॉपर की हेल्प से और आयरन की हेल्प से नई चीज़ें बनाना शुरू करी। उसके बाद आती है नेक्स्ट इज आयरन एज। Iron Age is the one in which we are living at present pointers in something iron one were the history who lived along the shore of the Black Sea. The start of the Iron Age is around 3000 years ago. Iron Bronze Age के बाद कौन सी एज आई, आयरन एज। और ये एज कब से स्टार्ट होती है, 3000 ईयर्स पहले, ठीक है, 3000 साल पहले जो है वो आयरन एज या आयरन युग स्टार्ट हुआ और वो आज तक है। और उससे पहले 5500 साल पहले ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य युग था, और उससे भी पहले करीब 10,000 साल पहले जो था वो हमारा स्टोन एज थी। नेक्स्ट ग्रुप है हिस्ट्री। द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग इज नोन एज हिस्ट्री। तो जब लैंग्वेज का यूज़ होने लगा, लैंग्वेज या राइटिंग का इन्वेंशन हो गया, उसके बाद के पीरियड्स को हम हिस्ट्री कहते हैं। राइटिंग रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इन दिस पीरियड। इस टाइम के पीरियड्स के हमको रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। अर्ली राइटिंग वर ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, कॉपर प्लेट्स, क्ले टेबलेट्स, प्लाम लीव्स एंड ऑन द बैक ऑफ ब्रिच ट्री।
जो पहले के लैंग्वेज थे तो ये उस टाइम पर राइटिंग का इन्वेंशन तो हो गया बट पेपर का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो लोगों ने अपने थॉट्स को कैसे लिखा, अपनी बातों को कैसे लिखते थे, वो पत्थरों से किसी गुफा के ऊपर या पहाड़ी के ऊपर लिख देते थे, उसके पिलर के ऊपर लिख देते थे, या कॉपर की प्लेट्स के ऊपर, तामपत्र आपने शायद नाम सुना, तो उस तरह के कॉपर प्लेट्स के ऊपर लिखते थे, या मिट्टी से कुछ बना के लिख देते थे, या पौधों की पेड़ों की पत्तियों पे लिख देते थे। इस तरह से वो अलग अलग चीज़ों पर अपनी बातों को लिखते थे। There are no water light component in which historical periods could be flexed. The classification has been made just to make the study of history more organized. इस तरह के लेकिन हिस्ट्री को प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में डिवाइड करने में कोई प्रॉपर कैटेगरी नहीं मिली है लोगों को, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सिर्फ आसानी के लिए दो ग्रुप में इनको डिवाइड कर लिया है। द जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क. Geography has played an important part in the history of India. Such a large country as India has many distinct geographical features. The Himalaya mountain in the north act as a barrier between India and Central Asia. Big empires were established on the fertile plains of Indus and Ganges. Delhi stands the mouth of the Gangetic Plain. All invaders from the northwest had to pass through Delhi. This is why 2 battles were found at Nareen and 3 battles were found at Panipat. From geographical points of view, there are endless varieties. India has fertile valleys and arid desert. The country has all the 3 climates and also the second of world's highest rainfall. In split of these diversities, there is a deep underlying unity in India. अब जियोग्राफिकल आप अगर अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हिस्ट्री के साथ साथ यहाँ की जो जियोग्राफी है वो भी बहुत डिफरेंट है। आपको पता है कि हमारे नॉर्थ में हिमालय से लेकर साउथ में डेजर्ट्स तक है, तो इस तरह से बहुत डिफरेंस है। और इंडस वैली और गंगा की जो इंडस मतलब सिंधु जो नदी है आ रही है, और गंगा की जो नदियाँ हैं वो उनकी वजह से यहाँ की भूमि बहुत जो है बहुत ही फर्टाइल है। दिल्ली के पास आपकी बहुत सारी ग्रेट वॉर्स हुई हैं, जैसे कि नारायण और पानीपत की लड़ाइयाँ वहाँ पे हुई हैं। इसकी वजह से भी वहाँ पर ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क वर्क है और हिस्ट्री हमको वहाँ से पता चलती है। तो इस तरह से हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बट उसके बाद भी हम सब लोग यहाँ पर यूनिटी के साथ रहते हैं। तो ये पूरा आपका लेसन था। आगे आपको इस लेसन को घर में फिर से रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। नेक्स्ट टर्न पे हम लेसन नंबर 2 रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।